घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मोल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सीवाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। बहुत सारे पत्रकार होंगे, जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी, मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम
आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। हमने मालकिन से ली। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया। शायद देवेंद्र जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी घर है। पिछले 70 सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिताजी थे, वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहां पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाला परिवार से ली, तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए, ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही, 2 प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है। जो गोडाउन है वो भी हमारा वहाँ पर है। जो आगे इमारत है उसमें भी जो 4 दुकानें उस समय हमारी थी वो भी है, आज वहाँ पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है जिसमें 4 दुकानें, 8 दुकानें नीचे, 8 घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें से बाद में एक बियर बार था। मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है। वो बियर बार को भी ज़्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो, और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी। तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलत फहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैम्प ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक, जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था, पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे,
ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था, उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने के काम किया, ये सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। सर, त्यांनी असं सांगितलं की शरद पवार यांच्याकडे आम्ही कागद दाखवणार की त्यांचे मंत्री कसे हो दाखवा। मी कुठल्याही गैरप्रकारे कुणाच्यावर दबाव निर्माण करून कुठलीही संपत्ती घेतलेली नाही। कुठल्याही अंडरवर्ल्डच्या माणसाकडून कुठल्याही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही। भाडे करू असताना मालकी हक साठी जे पैसे त्या मालकींनी मागितले ते पैसे आम्ही दिले। वॉचमॅननी स्वतःचं नाव चढून घेतला होता, त्या वॉचमॅनला नाव काढण्यासाठी आम्ही पैसे दिलेले आहे। याच्यात माझ्या कुठल्याही अंडरवर्ल्डशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही। मी कवडी मोल जमीन कुठेही घेतलेली नाही। या उलट या मुंबई शहरामध्ये देवेंद्रजीचे जवळची लोक प्लॉट हडप करण्याचे धंदे कुठल्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून करत होते आणि कुठला आंतरराष्ट्रीय डॉन जो विदेशातून भारतात आला होता तो कुणासाठी काम करत होता याची माहिती उद्या सकाळी 10 वाजता देऊ। सरदार शाह अली खान आणि दुसरा सलीम पटेल ही दोन जणी नावं घेतली। सरदार शाह अली खान आणि सलीम पटेल यांचे संबंध तुमच्याशी जोडलेले आहेत, त्या संदर्भात तुमचं काय? सरदार खान जो है, सरदार वली खान याचे वडील जी प्रॉपर्टी गोवावाल्याची आहे त्याचे वॉचमॅन होते। भाडं वसूल करण्याचं ते काम करत होते। त्यांच्या मुळे ते जे मालिक आहेत ते तरस झाले होते। त्या सरदारनी 7 बारेवर स्वतःचं नाव चढून घेतलं होतं 300 मीटरवर। जेव्हा मालकींनी आम्हाला विकलं तेव्हा त्याचं नाव रिफ्लेक्ट झाल्यामुळे त्यांना आम्ही पैसे दिलेले सत्य परिस्थिती आहे। आणि सलीम पटेल या गोवावाल्याचे पॉवर ऑफ अटॉर्नी होते आणि ज्या मालकनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी यांच्याकडून व्यवहार करून घ्या त्यांनी सांगितल्यामुळे हे सगळे व्यवहार म्हणजे भाडे करू असताना मालकी हक घेण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। सर, एक सवाल ये है, 2005 में ऐसा आरोप ये है कि 2005 में जो 20 लाख रुपए का फ्लैट आता था, तो 30 लाख रुपए में इतनी सारी जमीन कैसे आपने ली? ये हाँ, झोपड़पट्टी है, आप जाके देख लें। वहाँ पे 140 फ्लैट बने हुए हैं, आप जाके देख लें। वो मदीनतुल आमान जो सोसाइटी है वो डीम कन्वेंस का मुकदमा डीडीआर के कार्यालय में चला। उन्हें हम कार आउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रास्ता छोड़ के उन्हें हम मालकी हक पे देने के लिए तैयार थे। मदीनतुल आमान के जो सोसाइटी के लोग हैं, वो जो गोडाउन हमारा है, हमारी मालकी का है, हमारा किराए का पहले था, या जो आगे हमारी दुकानें हैं वो सब हमारी संपत्ति है, इस तरह का उन्होंने विवाद किया। उसका भी ऑर्डर डीडीआर के कार्यालय से 2019 में ही हो गया है। ये ज़मीन 3 लाख फुट नहीं, इस ज़मीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं। इस ज़मीन के अधिकांश हिस्से पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है या आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है, उतनी ही अभी चीज़ें हैं।
उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं, जो पहले से 4 दुकानें थी। बाद में एक शराब खाना हमने खाली करा के लिया। उसके बाद 2 किराएदार जो पहले मजले में रहते थे, उन्होंने भी टेनेंसी सरेंडर की, वो भी हम लोगों ने ली है। और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चीज़ें हमने की। लेकिन देवेंद्र जी, कोई भी नेता आप सीधे बम ब्लास्ट, दाऊद इस तरह से नाम जोड़ के आप मेरी प्रतिमा मलिन करने का काम कर रहे हैं। आपने कल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है। आरोप लगा के आप माफ़ी नहीं मांगते। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लढाई जारी रखेंगे। एक आरोप और लगाया है, सलीम पटेल याची चौकशी करावी. नाही NIA द्या किंवा CBI कडे द्या, जे काही चौकशी आहे कुठल्याही चौकशीला मी तयार आहे। जे आज मी बोलतो ते सगळं जे घटनाक्रम आहे ते तसंच झालेलं आहे। NIA करतील, CBI करतील। त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिक हे घाबरणार, पण नवाब मलिक घाबरणार नाही। और एक आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, हसीना पारकर का जो फ्रंटमैन था सलीम पटेल, उसके साथ भी संबंध जोड़ने की कोशिश। मैं हसीना पारकर को जानता नहीं, ना मैं किसी गैंगवार वाले का किसका क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता। सलीम पटेल एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी जो गोवा वाले परिवार के थे, उन्होंने गोवा वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिए ही आप ये रजिस्ट्री करके लो। मालकी हक किराएदार हम पहले से थे और मालकाना हक हमने लिया है। जो एक कहानी रचने की काम की जा रही है, हमें लगता है जांच कोई भी एजेंसी कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। लेकिन कल सुबह 10 बजे जो हम बताएंगे, शायद उसका इंतजार देवेंद्र जी को होना चाहिए। सर, त्यांचं म्हणणं आहे 2005 पासून त्यांच्याकडे नोट आलं होतं, मग राष्ट्रवादीने कारवाई करणे केली, माझ्याकडे आपलं कागदपत्र आली म्हणून मी हे समोर मांडलं। नाही, असं आहे, काही त्याच्यात चूक केली नाही। सलीम पटेल ॲब्स्कॉन्डिंग किंवा ते खुखाईत गुंड आहे असं मला कुठलीही माहिती नाही। सरदार खान याचे वडील त्या ठिकाणी वॉचमॅन होते, हा स्वतः वॉचमॅन होता। त्यांनी त्या जागेवर स्वतःचा 7 बारेवर नाम चढून घेतला होता। ते सरेंडर करण्यासाठी त्यांना पैसे देऊन 300 मीटर आम्ही सरेंडर करून घेतलेले आहे। 3 एकर जमीन आहे, त्यातली किती जमीन तुमची आहे? हे बघा, असं 3 एकर असं बोलून चालत नाही। त्याच्यावर मदितुल आमान नावाची एक सोसायटी आहे, त्या 84 मध्ये 140 पेक्षा जास्त फ्लॅट तिथे आहे। ती सोसायटी आज तिकडे कार्यरत आहे। त्या सोसायटीचा आमचा डीम कन्व्हेन्ससाठी वाद झाला। 99 साली त्याच्यावर आम्ही त्यांना डीम कन्व्हेन्स करून तो सगळा भाग द्यायला तयार होतो। त्यांचं म्हणणं होतं की गोडाऊन पण आम्हाला पाहिजे, सगळं संपत्ती आमची आहे। ते वाद घालल्यामुळे ते त्यांच्या विरोधात निकाल गेला। ते हायकोर्ट जाऊ शकत आहे, पण जी सोसायटी आहे त्यांना मालकी हक्कानी, जे त्यांना विकासकांनी हे सोसायटी बनवून दिलेली याआधी या गोवावाला कुटुंबियांनी डेव्हलपमेंट राईट त्यांना दिलं होतं। ते संपूर्ण जागा त्यांना आम्ही डीम कन्व्हेन्स देण्याची आमची तयारी पहिलेपासून होती आणि आज पण आहे। नावबाई, सलीम पटेल आणि सरदार वली खान यांचा बॉम्बस्फोटाची संबंधाची आपल्याला कल्पना होती का? असं आहे की सरदार पटेल हे बॉम्बस्फोटचा आरोपी हे जगाला माहीत आहे, पण तो तिकडे राहत होता। त्याचा बाप तिकडे वॉचमॅन होता। जर त्यांनी 7 बारेवर स्वतःचं नाव चढून घेतलं आहे, मग आमच्या टायटल दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी पैसे मागितले। जी किंमत ठरवली ती जागा आमच्या पोझिशनमध्ये होती। त्यांच्या मालकीवर त्यांनी नाव चढून घेतला होता वॉचमॅन असताना। ते आम्ही त्याला पैसे देऊन ती मालकी आम्ही घेतलेली आहे। असा कुठलाही कायदा नाही। जर तसा कायदा असेल तर त्यांनी कारवाई करावी। फडणवीस यांनी म्हणलेलं आहे की आज जी प्रॉपर्टी त्यांनी नाव घेतलेलं आहे त्याच्या संदर्भात अंडरवर्ल्डशी कनेक्शन आहे, पण तुमच्या इतर काही प्रॉपर्टी आहेत 4 त्याच्या। असं बघा, असं आहे, आणखीन एक विषय ते वारंवार ते बोलत राहत आहे। माझ्या मुलांनी बँड्रा इथे नवेद मोहम्मद अली आणि त्याची बहीण त्याच्याकडून घर घेतला 4.5 कोटी रुपयाचा।
त्या काळामध्ये ही बातमी छापून आली की मोहम्मद अली खान याच्याकडून नवाब मलिकच्या मुलांनी घर खरेदी केलेलं आहे. ते घर सगळे कायदेशीर कारवाई करून ते घर आम्ही खरेदी केलं, पैसे दिले, स्टॅम्प ड्युटी भरला. आणि ते काही लोक सांगत होते तो आतंकवादी आहे. आता त्याच्या नवेद नावाचा पोरगा जो काँग्रेसच्या युवकांचा अध्यक्ष होता, त्याची बहीण ही एक बँकमध्ये काम करत होती. त्या लोकांनी घर विकलं आणि ते घर आम्ही जेव्हा खरेदी केलेलं आहे तेव्हाच ही बातमी काही लोकांनी छापली होती. आज मी बोलू इच्छितो, मोहम्मद अली खान यांचं निधन झालेलं आहे. मोहम्मद अली यांच्यावर एक मर्डरचा आरोप होता. नंतरच्या काळामध्ये त्या मर्डरमधून त्यांना ॲक्विटल झाला आणि त्याच्याकडून मी काही संपत्ती खरेदी केली नाही. त्यांची मुलगी जे बँकेत काम करत होती, नवेद नावाचा त्यांचा मुलगा, त्यांनी त्या काळामध्ये जवळपास 10-12 वर्षापूर्वी जी किंमत होती ते देऊन खरेदी केली. त्या कुठल्याही त्याच्यावर अटॅचमेंट किंवा कुठल्याही त्याच्यावर असं काही नसताना नुसता अंडरवर्ल्डशी माझा संबंध जोडणं, मला वाटते आता असंच जोडायचं असेल ते इक्बाल दाऊद कासकरचं घर कोकणातला हे सनातननी घेतलेलं आहे. मग सनातनचा दाऊदचा संबंध हे सांगावा काय? आता हे सगळे आरोप होत राहतील. जे काय इन्क्वायरी करायचं आहे त्यांनी करावा, पण नवाब मलिक थांबणार नाही. उद्या सकाळी हायड्रोजन बॉम्ब. मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा. थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पहले ही बुक थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा. मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है. एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है. पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं. उसमें से एक है सरदार शाह वली खान. सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं. इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है. इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है. अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी. टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे. पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी. अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे. और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है.
दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फोटो चली। आर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पार्कर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पार्कर या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पार्कर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात। अब इनका संबंध क्या है? अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? एलबीएस रोड पर। जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं, मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं।
फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा, पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे तो नाही, आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिला काय पीडीएफ वर दिले नसेल मिळाले तर मी येऊन जाईल, पीडीएफ वर दिला 30 lakh. Now this indenture witness that in consideration of sum of 30 lakhs paid on the execution of these presents to the owner as per following particular. रुपीज 15 लाख किसको मिले? पार्टी नंबर 1 एंड 2, लेकिन 1 एंड 2 को नहीं मिले, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए थे, सलीम पटेल के अकाउंट में, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है। और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीजें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है, इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है। और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है और सरदार शाह वली इनके 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया, और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाया। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है और जो रजिस्ट्री उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है, तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की, और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर
स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय, ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपनी टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुण खिलाए हैं। आज आपल्या समोर थांबा, आता मराठी उद्या आज आपल्या समोर एक महत्वाचा विषय मी मांडतोय। पहिल्यांदा 2 व्यक्तींची माहिती आपल्याला देतो। पहिले आहेत सरदार शाहवली खान। 1993च्या बॉम्बस्फोटामध्ये कन्व्हिक्ट म्हणून, गुन्हेगार म्हणून शिक्षा होऊन सरदार शाहवली खान हे जेलमध्ये आहे। त्यांना जन्मठेप झाली आहे। काय आरोप होते यांच्यावर? जे सिद्ध झालेले आरोप आहेत, नुसते आरोप नाही, सिद्ध झालेले आरोप।
टायगर मेमनच्या नेतृत्वात फायर आर्म ट्रेनिंगमध्ये सहभागी होते. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि मुंबई महानगरपालिका बिल्डिंगची रेकी यांनी केली होती की तिथे बॉम्ब नेमका कुठे ठेवायचा. आणि टायगर मेमनच्या ज्या इमारतीमध्ये हे संपूर्ण कारस्थान शिजलं त्या मीटिंगला ते स्वतः उपस्थित होते आणि या बॉम्बस्फोटाची पूर्ण माहिती ही त्यांच्याजवळ होती. एवढंच नाही तर टायगर मेमनच्या अल हुसैनी बिल्डिंगमध्ये ज्या ठिकाणी गाड्यांमध्ये RDX भरण्यात आलं त्या ठिकाणी RDX भरणारे हे होते. जे माफीचे साक्षीदार आहेत आणि जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत या दोघांनी या संदर्भातली साक्ष दिल्यानंतर यांना जन्मठेप झाली आहे. दुसरे व्यक्ती मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल हे तेच व्यक्ती आहे की एकदा 2013-14 साल असेल ज्यावेळी माननीय RR पाटील साहेब हे एका इफ्तार पार्टीला गेले आणि त्यानंतर दाऊदच्या माणसासोबत त्यांचा फोटो आला. तो दाऊदचा माणूस म्हणजे हे सलीम पटेल. RR पाटलांचा त्यात काही दोष नव्हता पण हा फोटो आला आणि त्यांना ट्रोल व्हावं लागलं. ते हे सलीम पटेल. सलीम पटेल म्हणजे ज्या हसीना पारकर दाऊद यांच्या भगिनी ज्यांना हसीना आपा म्हटलं जायचं या हसीना आपाचा हा ड्रायव्हर हसीना आपाचा हा बॉडीगार्ड आणि हसीना आपाचा हा फ्रंटमॅन. हसीना आपा दाऊद पळून गेल्यानंतर तो पाकिस्तानातनं जे लँड ग्रॅबिंग इथे चालवायचा त्याच्या किंगपिन ही हसीना आपा होती आणि हसीना आपाचा फ्रंटमॅन ज्याच्या नावाने पॉवर ऑफ अटर्नी तयार व्हायच्या तो हा सलीम पटेल. एक कुर्ल्यामध्ये LBS रोडवर जवळजवळ 3 एकराची जागा आहे. एका गोवावाल्या फॅमिलीची जागा होती. LBS रोडवर अतिशय महागडी जागा होती. सलीम पटेलनी एक त्याची इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली आहे आणि त्याचा काही भाग हा या दुसऱ्या सरदार शहावली खानकडे. आता सलीम पटेलनी इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली म्हणजे कोणाकरता घेतली हे सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. या दोघांनी ही मी आपल्याला यांच्या वतीनं याच्यावर सही केली आहे. फराज मलिक यांनी. आजही ही कंपनी नवाब मलिक यांच्या परिवाराची आहे. काही काळ छोटा काळ स्वतः नवाब मलिक देखील याच्यामध्ये एक डायरेक्टर राहिलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की या दोघांनी म्हणजे हे जे दोन सरदार शहावली खान आणि मोहम्मद सलीम पटेल या दोघांनी सॉलिडसला ही जागा विकलेली आहे केवळ 30 लाख रुपयामध्ये. 30 लाख रुपयामध्ये आणि त्यातलं पेमेंट केलं 20 लाख रुपयाचं. आणि मगाशी मी सांगायला विसरलो आजही त्या ठिकाणी फार मोठं शेड हे भाड्याने दिलेलं सॉलिडसनी. आणि माझी माहिती खरी खोटी असेल मागे पुढे असेल पण मला जी माहिती आहे 1 कोटी रुपये महिना त्यातनं सॉलिडसला आजही भाडं मिळत आहे. त्यामुळे ही जी सगळी जागा आहे 30 लाख रुपये. आता त्यावेळेस तिथला रेट काय होता आपण जर बघितलं तर त्याच्या मागे मी मगाशी सांगायचं विसरलो मराठीत बोलण्याचा फायदा काय. त्याच्या मागे LBS रोडवर नाही मागे पाईपलाईनच्या कच्च्या रोडवर मलिक कुटुंबाने एक अजून प्रॉपर्टी 2005 मध्ये घेतली होती
ती त्यांनी 415 रुपये स्क्वेअर फुटने घेतली. याच LBS रोडवर फोनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला याची जमीन 2005 सालीच विकली गेली आणि त्याच्यावर भरपूर रिझर्वेशन्स आहे. ती 2050 रुपये स्क्वेअर फुटाने विकली गेली आणि सॉलिडसनी या 2 अंडरवर्ल्डच्या लोकांकडनं ही जमीन जी घेतली आहे ती 20 रुपये चौरस फुटाने घेतली आहे. 25 रुपये चौरस फुटाने घेतली. 25 रुपीज पर स्क्वेअर फुट. 25 रुपये चौरस फुटाने ही जमीन त्यांनी घेतली आहे. आता मुंबईमध्ये तर उकिरड्याची जागाही 25 रुपये चौरस फुटाने मिळत नाही आणि पेमेंट 15 रुपये चौरस फुटाने केलं आहे. आता प्रश्न हा आहे की पहिल्यांदा मुंबईच्या गुन्हेगाराकडनं, मुंबईच्या हत्यारांकडनं ही जमीन विकत घेण्याची काय आवश्यकता होती? वाय डिड यू डू बिझनेस विथ किलर्स ऑफ मुंबई? किलर्स ऑफ मुंबई कोण आहे हा शाह खान? या ठिकाणी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले त्यावेळी माणसांची लक्तर आपण बघितली आणि ती माणसांची लक्तर जी आपण बघितली त्याचं संपूर्ण प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन करणारा शाह खान. भारताचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणून ज्याला आपण ओळखतो तो दाऊद, त्याची बहीण आणि तिचा फ्रंटमॅन असलेला हा दुसरा सलीम पटेल. काय आवश्यकता होती? आणि त्यात महत्वाचं असं आहे, या दोघांनी तुम्हाला इतकी प्राइस लँड कवडी मोलाच्या भावाने का विकली? का विकली कवडी मोलाच्या भावाने? टाळा कायद्याच्या अंतर्गत त्यावेळी हे आरोपी होते आणि कन्व्हिक्शन जवळ होतं. 7 साली कन्व्हिक्शन झालंय आणि ते नंतर सुप्रीम कोर्टाने कन्फर्म केलं. टाळा कायद्याच्या खाली कन्व्हिक्शन, आरोपी असो की कन्व्हिक्ट असो, यांची सगळी संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार हे सरकारला आहे. आणि मग आपली संपत्ती सरकार जमा होऊ नये म्हणून या ठिकाणी विकली गेली आहे. ही खरंच 20 लाखाला विकली गेली की या लोकांच्या काळ्या कामांकरता मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा दिला गेला? चेकने एवढेच आणि नंतर कॅशने इतर. कारण अंडरवर्ल्डच्या लोकांना चेकच्या पैशाचं काही फार विशेष प्रेम नसतं. त्यांच्या सगळ्या कारवायांकरता त्यांना काळा पैसा लागतो. त्यामुळे कुठेतरी त्यांची प्रॉपर्टी जप्त होऊ नये म्हणून किंवा काळा पैसा देऊन या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी विकत घेण्यात आली आहे का, हा माझा सवाल आहे. माझ्याकडे आता 5 प्रॉपर्टीजचे डिटेल आहे. त्यातल्या एका प्रॉपर्टीचं कागदपत्र मी जमा करतो आहे, पण 4 प्रॉपर्टीच्या बाबतीत मी खात्रीनं सांगू शकतो की त्याचा अंडरवर्ल्डशी संबंध आहे, अंडरवर्ल्डची डिलिंग आहे आणि सलीम पटेल सोबत केवळ या प्रॉपर्टीत नाही, याच्या पुढे डिलिंग आहे. त्यामुळे या ठिकाणी हे जे सगळे कागदपत्र माझ्याकडे आहेत हे ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मगाशी तुम्ही प्रश्न विचारला ना, ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटी यात कोण आहे हे मी ॲसर्टन करेन. ती पोलीस आहे, ती CBI आहे, ती ED आहे की ती NIA आहे. जी कुठली ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटी आहे त्या ॲप्रोप्रिएट अथॉरिटीकडे हे सगळे कागद मी देणार आहे. आणि यासोबत मी अनाऊन्स केल्याप्रमाणे या सगळ्या कागदांची एक प्रत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार साहेबांनाही मी देणार आहे. कारण त्यांनाही समजलं पाहिजे की त्यांच्या मंत्र्यांचे नेमके काय प्रधान.
एक जयंत सागर. चार प्रॉपर्टीज बद्दल आपण माहिती घेत आहे तिथून 5 आहेत. त्या प्रॉपर्टीज मुंबईमध्येच आहेत का? म्हणजे थेट संबंध नवाब मलिकशी आहेत का त्यांच्या परिवारामध्ये आहेत? फराज मलिक कोण आहे दुसरा प्रश्न. आणि कोर्टात जाण्याचा कंटेम्प्ट तुम्ही करताय? माझ्या माहितीप्रमाणे फराज मलिक हे त्यांचे सुपुत्र आहेत आणि हो, या 4 प्रॉपर्टीजचा त्यांच्या परिवाराशी आणि इमिजिएट परिवाराशी देखील संबंध आहे. प्रॉपर्टी अपने इलेक्शन एफिडेविट में जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है उसमें भी डिक्लेयर है या उससे भी छुपाई गई? देखिए, मैंने उसकी जांच नहीं की है. मैं सही में बताता हूँ कि ये उसमें दिखाई है कि नहीं, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा. है वो 1993 से पहले से इनके साथ था या उसके बाद ये हुआ? देखिए, ये तो जांच में पता चलेगा. सागर. संबंधित म्हणजे आपण सांगताय की सॉलिडरी कंपनीशी संबंधित आता थेट त्यांचे कोण आहेत अजून बाकी? अजूनही नवाब मलिकांच्या परिवारातच ती आहे. असं आहे की जी माझी माहिती आहे ती 2019च्या सुरुवातीला हे जे फराज मलिक होते हे त्यातनं रिटायर झाले आणि नवाब मलिक आले. मग नवाब मलिक रिटायर झाले, त्यांचे एक बंधू आले आणि आजही आपण जर, कारण ते जे एका मोटरसायकल कंपनीला ते भाड्याने दिलं आहे, ते भाड्याने जे दिलेलं आहे त्याचं जे ॲग्रीमेंट आहे ते रजिस्टर केलं आहे. ते आजही फराज मलिकांच्याच नावाने रजिस्टर आहे. त्याच्या आधी डिफरन्स आहे. आपल्याला कधी मिळाली आणि जर ही आधीपासून तुमच्याकडे होती तर मग तुम्ही इतके दिवस त्याच्यावर काही का बोलला? माझ्याकडे मिळाली, लगेच मी आपल्यापर्यंत आणली. आधी मिळाली असती तर आधी कारवाई केली असती. क्या जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि उनके कोई संबंध नहीं है, और खास करके अगर जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम हर तरीके के वार के लिए तैयार हैं. देखिए, मैं कोई शेरो शायरी में जाता नहीं हूँ. दीज आर हार्ड फैक्ट्स. आप गुमराह कर सकते हो, आप भटका सकते हो. आप देखिए, एक हम भी इतने सालों से राजनीति में, तो जब वार होता है तो उसको डाइवर्ट करके मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कैसा करना हमको भी पता है, लेकिन उससे फैक्ट नहीं बदलती. फैक्ट तो आपके सामने, मैंने आपको तो सारे पेपर्स दिए हुए हैं, फैक्ट तो नहीं बदलती है. सर, क्या ये दोनों नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते क्या है, तो आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इसके जरिए? अरे भैया, रामायण आपको बता दिया और आप पूछ रहे हैं कि सीताराम की कौन है. क्या वो बचाने के लिए नहीं, अभी ये तो एजेंसीज को ढूंढना ही पड़ेगा ना. आप भी बॉम्ब विस्फोट के कन्विक्ट से आप कौड़ियों के दाम पर प्राइस लैंड लेते हो, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है? संपर्क में इनका परिवार या फिर जो जारी की नवाब मलिक है क्या? एक दूसरा आपने काले धन का जिक्र किया, तो उसके ट्रांजैक्शन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी उनका संपर्क है कि नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी सलीम पटेल के साथ के ट्रांजैक्शंस उनके मेरे पास है. अक्षय. क्या ये दोनों ताड़ा के आरोपी थे? क्या ये दोनों ताड़ा के आरोपी थे? मुंबई बॉम्ब स्फोट के आरोपी ये सरदार शाह अली खान थे और हसीना पारकर के साथ आरोपी ये जो सलीम पटेल थे. तुमच्या पत्रकार परिषदेच्या काही वेळापूर्वीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. काय तुम्हाला या सगळ्या संदर्भात वाटतं? त्यांना याची कुंतू लागली असं? मला वाटत नाही की या संदर्भात ती असेल. सर, नवाब मलिकांनी आरोप केले. नवाब मलिकांवर कुठली कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कारण तुम्ही यंत्रणांना देणार आणि 2005चं प्रकरण आहे, कुठली कारवाई व्हावी? नाही, मी 5च प्रकरण नाही देणार आहे, 11चंही देणार आहे, त्याच्यानंतरचंही देणार आहे. प्रकरण पुष्कळ देणार. मी सांगितलं 5 प्रकरणं देणार आहे. मी तुम्हाला काय पुन्हा सांगतो, माझ्याकरता सलीम जावेदची स्टोरी नाही, इंटरव्हल नंतरचा पिक्चर नाही. मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे आणि नवाब मलिकांची माझी वैयक्तिक दुश्मनी पण आहे. त्यामुळे मी हे सगळी माहिती मी सांगितलं एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटीला देणार आहे, लिगल ऍक्शन होण्याकरता, आणि त्यांच्या प्रमुखांना देणार आहे, त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.
ते आता बघूया. शाहवाली खान फक्त कन्व्हिक्ट आहे ना? शाहवाली खान मामला कन्व्हिक्ट आहे. त्या 4 प्रॉपर्टीजचे तपशील हे मी एजन्सीजला देणार आहे. एजन्सीज त्या संदर्भात चौकशी करतील आणि एजन्सीजला गेलं की आपण लोक इतके हुशार आहात, माझ्या आधी एजन्सीज मधून आपल्यालाच माहिती मिळते. की बात आपने कही है, 2 चीजें इसमें प्रमुख तौर पर है. एक तो आपने इलीगल पैसे का ट्रांजैक्शन की बात कही है जो ईडी के पास जाता है, और चूंकि इंटरनेशनल लिंक और इस तरीके से एनआईए के पास, क्या दोनों साथ में जांच करने और दोनों जगह साथ में सबूत देने वाले हैं? देखिए, तो एजेंसियों को तय करना पड़ेगा. मैं स्वयं इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या जिनको ये सारा कामकाज पता है उनको पूछकर कौन सी एजन्सीज के पास भेजना है तय करू. मी ते नंतर तुम्हाला नाही सांगणार. पण आत्ता माझ्याकडे जी माहिती आहे त्या माहितीमध्ये, म्हणजे मी खोटं बोलून काहीतरी करणार की नाही, आत्ता जी माहिती माझ्याकडे आहे त्या माहितीमध्ये या टर्मला नवाब मलिक मंत्री झाल्यानंतरचे व्यवहार नाहीत. सुशांत 5 वर्ष गृहमंत्रीपद तुमच्याकडे होतं, मग इतके दिवस गप्प का नाही? फार सुंदर प्रश्न आपण विचारला, ज्याचं उत्तर मी ऑलरेडी दिलं आहे की माहिती जेव्हा आली 2005ला हे घडलेलं आहे, त्याच्यानंतर किती गृहमंत्री झाले ते का चूप होते. माझ्याकडे जेव्हा माहिती येईल तेव्हाच मी मांडेन ना. सर्व प्रॉपर्टीची माहिती तुम्ही प्रेसला जाहीर करणार आहात की ते एजन्सीला देणार आहात? मी एजन्सीजला देईल, कारण मी पुन्हा सांगतो की माझ्याकरता हा पॉलिटिकल स्कोरिंगचा विषय नाही, हा महत्वाचा विषय आहे. जो भी प्रॉपर्टी सीज हुई या जब्त हुई थी, ऑक्शन में बाद में बेचा गया और किसी ने खरीदा, तो क्या ये भी सीज होगी और इसका भी ऑक्शन होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, या तो एजेंसीज को तय करने दीजिए. सर, नवाब एक आहे, नवाब मलिक आता मंत्री आहे, तुम्ही ही सगळी कागदपत्र आणि हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे देणार का आणि राज्यपालांपर्यंत पोहोचवणार? आता आपण ही आयडिया दिली आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी देऊन देतो, राज्यपालांनी देऊन देतो. इकडे लास्ट. Regards the power of attorney that you mentioned in your thing, what is the exact allegation? Was the accused or was one of the convicts the power of attorney? Is that what you were saying? नाही, वन ऑफ द कन्व्हिक्ट्स वॉज ओनर and the other was power of attorney holder. Other was power of attorney. आता, as I have already told you that I do not want to go into much details because that will confuse you. Otherwise, I can prove that even the power of attorney are questionable. There are 2 power of attorneys, they are questionable. सर, तुम्ही महाविकास आघाडीमधल्या महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट मंत्र्यांवरती कागद पुरवण्याचा आरोप केलेला आहे. अंडरवर्ल्डशी संबंधित त्याचे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत का? आणि तुम्ही सेंट्रल एजन्सीला आता डॉक्युमेंट देऊन तुम्ही त्यांच्या पक्षप्रमुखाला देणार आहात, कारवाईची मागणी करणार आहात, मात्र विरोधी पक्ष म्हणून त्या सध्या मंत्रिपदावरती आहेत, त्यांच्यावरती त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी काय तुमची मागणी आहे का? मित्रा, पुरावे तर मी दिलेच आहेत, तुमच्याकडे आलेले आहेत. आणि शरद पवार साहेबांना एवढ्याकरताच देतोय की त्यांनी ते बघावे आणि त्यांनी कारवाई करावी. माझ्या मागणीने तर काही होणार नाहीये. त्याच्यामुळे तेवढ्याकरताच मी शरद पवार साहेबांना देतोय की जरा तुम्ही बघा. विनय, जस्ट वन मोमेंट. हाँ, आपने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये राज्य की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी और सेंटर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इट डिपेंड्स अपॉन मतलब किस प्रकार के व्यवहार हुए हैं, उस व्यवहार के आधार पर होगी ना. इफ इट इज अ ब्लैक मनी और इट्स अ बेनामी प्रॉपर्टी, then it will be covered by the central agencies. Otherwise, it goes to the state agencies. ED is also one of the Yeah, absolutely, because it is also one of the options, because there is a black money involved into this, and IT is also an option, because the Benami Transactions Act that comes under IT. and Mumbai police. If required, I can give it to them. Not a problem. So you talked about total 5 deals that you keep speaking of. What is of 2005? Can you give us a time frame of the 5 deals, at least 4 of which you say are associated with the underworld?
have already told that 2011, most of them should be before 2019. दिनेश नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत एक माहिती दिली आहे. ते असं म्हणतात की माझी भाजपशी लढाई नाही, तर एनसीबी मधल्या काही अपप्रवृत्ती आहेत त्यांच्या विरोधात ही लढाई आहे. आणि त्यात त्यांनी मोहित कंबोज जे तुमचे निकटवर्ती आणि तुमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आहेत यांचे ड्रग माफियांशी संबंध दाखवलेले आहेत. आणि आर्यन खान यांना खंडणी प्रकरणात किडनॅप करण्यात आलं, इतका गंभीर आरोप केलेला आहे. ते रोजच असे आरोप करतात. पहिल्यांदा तर त्यांनी सांगितलं भाजपशी माझी लढाई नाही. आमची काही नवाब मलिकांची लढाई नाही आहे, आमचा धुरा काही मिळालेला नाही आहे. पण ते सातत्याने भाजपवर आरोप करतात. मोहित कंबोज यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे 1.5 वर्षापूर्वी भाजपच्या सगळ्या पदांचा त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत वारंवार हे सांगितलेलं आहे की मी स्वतः हे करतोय. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं मी माध्यमातूनच बघितलं की त्यांनी डिफेमेशनचा दावा त्या ठिकाणी केला आणि त्या डिफेमेशनच्या दाव्यावर नवाब मलिकांना नोटीस इश्यू झाली. प्रश्न हा आहे, आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की नवाब मलिकांचा काही ग्रीव्हियन्स असेल तर त्यांनी तो मांडावा ना. समजा एका ऑफिसरबद्दल असेल, त्यांच्या वरिष्ठांकडे मांडावा. आपण मंत्री आहात, त्यांच्याकडे आपला विश्वास नसेल तर कोर्टात मांडावा. कोर्टात केस चाललेली आहे, तिथे मांडा ना. पण हे जे काही रोज मांडलेलं आहे याचा अर्थ नेमका काय? देवेंद्र, सेंट्रल एजेंसी के एक अधिकारी के ऊपर लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से आरोप कर रहे हैं और नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी को सेंट्रल एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए. देखिए, अभी पहली बात तो यह है कि मेरे इशू को आप डाइवर्ट मत कीजिए. आज का महत्व का इशू ये है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये इशू डाइवर्ट होगा. लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो उसका जवाब दे देता हूं. बीजेपी जितने अच्छे ऑफिसर हैं उनके साथ खड़ी रहेगी और कोई ऑफिसर गलती करेगा तो चाहे सेंट्रल एजेंसी का हो या स्टेट एजेंसी का हो, उसके खिलाफ भी बीजेपी कार्रवाई करेगी.